हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग एक बड़े ही रेलिवेंट और इंटरेस्टिंग और आप कह सकते हैं कि रीसेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। अभी 2 दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में एक कार्यक्रम में थे, है ना। और वहाँ पर उन्होंने एक अपने मतलब स्पीच में देश से कुछ आह्वान किए हैं, है ना। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, रिसेंटली 1-2 दिन से ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, सोना मत खरीदें, है ना, और वर्क फ्रॉम होम करें। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो अगर आप लोगों ने वो मोदी जी का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए। थोड़ा सा वो जो पोर्शन है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो आप पहले थोड़ा सा उसको देखिए, फिर हम उस पूरे के पूरे इशू के ऊपर, इस चर्चा के ऊपर जो है वो बात करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले वीडियो देखिए। अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है।
हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। तो चलिए, अब आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। अब यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने किस कंटेक्स्ट में वो बात कही वो भी हम समझेंगे। और यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मोदी जी जो बचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को सेव करने की बात कर रहे हैं, खासकर उनका जो कंटेक्स्ट है या जो आप कहेंगे कि उनका फोकस है वो है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा, जो विदेशी मुद्रा है, उसको हमें बचाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है कि ज़्यादा बचाने से हमारी जो ग्रोथ है, ठीक है, हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है वो क्यों हार्म होती है, इस बात पे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखते हैं कि करके डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन से, देशवासियों से यही कहा है कि हमें जो अपना फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व है, उसको किसी भी तरीके से, मतलब हर संभव प्रयास करके हमें उसको बचाना है, ठीक है। उन्होंने यही कहा कि 1 साल तक किसी से भी, मतलब सबसे ये कहा है कि अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी आपके घर में कोई भी शादी विवाह है या कुछ भी ऐसा त्यौहार है, कुछ फंक्शन है, तो आप सोना मत खरीदिए 1 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि सोना खरीदने के लिए फॉरेक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गोल्ड हमें पता है कि ज़्यादातर गोल्ड कहाँ से आता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है।
तो उसके लिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो यूज़ होता है ना। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो है वो हम जो क्रूड ऑयल, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में जो गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी थोड़े टाइम के लिए आप मतलब अलग रखिए, जो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं, तो पेट्रोल और डीजल कहाँ से आता है? पेट्रोल और डीजल जिस कच्चे तेल या क्रूड ऑयल से बनता है, हमारे देश में तो है नहीं, है ना। हम लगभग 85% से ज़्यादा जो हमारा क्रूड ऑयल की डिमांड है उसको हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस इम्पोर्ट को कम करने के लिए मोदी जी ने ये भी कहा कि लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे उन्होंने उस स्पीच में भी बताया, मैंने आपको जैसे सुनाया भी, कि कोविड के समय में जैसे हमने देखा था कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो आया था, तो वही वर्क फ्रॉम होम कल्चर वापस से लाने की इन्होंने यहाँ पर बात की है, ठीक है ना। ताकि उससे भी क्या होगा कि जो हमारा इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल है वो कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और उससे भी हमारा जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो बचेगा। ये बात उन्होंने कही है, ठीक है। मैंने इसी चीज़ को हिंदी में भी दिया है, अगर आप चाहें तो हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो हम अपने खाना बनाने में, है ना, जो एडिबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसको भी कम करें। और उसके पीछे इन्होंने ये कहा कि इससे दो फायदे होंगे। एक तो अगर हम एडिबल ऑयल कम यूज़ करते हैं तो हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो पहला तो उससे वही फ़ायदा है कि फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, है ना, विदेशी मुद्रा जो है वो हमारी बचेगी। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि उससे हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, जो सेहत है, जो स्वास्थ्य है, वो भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर पॉसिबल हो तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, जो रासायनिक उर्वरक हमारे एग्रीकल्चर में, खेतों में इस्तेमाल होते हैं, उनका भी इस्तेमाल आधा करने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि इनका यही कहना था कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल से एक तो वही है, इंपोर्ट बढ़ रहा है ना, इंपोर्ट होता है, फॉरेक्स खर्च होता है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि इससे जो मिट्टी की हेल्थ है, जो सॉइल हेल्थ है, वो भी ख़राब होती है। तो उन्होंने यही कहा है कि आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करें, ऐसा इन्होंने फार्मर से कहा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि आप इंपोर्टेड सामान खरीदने की बजाय जो मेड इन इंडिया का सामान है, ठीक है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उसको जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। वोकल फॉर लोकल कई सालों से बात होती आ रही है, तो वही इन्होंने कहा है कि आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इनका कहना है कि आप सारी चीज़ें जो जो इस्तेमाल करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, उसकी एक सूची बना लें, उसमें से जो भी सामान इम्पोर्टेड्स हैं उनको आप हटाएं, ठीक है, जैसे कि सीजर्स, टूथब्रश, और उनको आप इंडियन सामान से सब्सटीट्यूट करें। साथ ही इन्होंने जो बाकी और इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि जुडिशियल कोर्ट से लेकर लेबर यूनियंस और मीडिया तक, इन सब का साथ और इनका सबका सपोर्ट मांगा है इस गोल को हम पूरा कर सके ताकि, ठीक है ना। यही सारी बातें हमने उस वीडियो में भी देखी और यहाँ पर भी ये लिखा गया है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो फॉरेक्स है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी मुद्रा है, उसका संबंध किस तरीके से जो प्रधानमंत्री यहाँ पर मांग कर रहे हैं उससे कैसे इसका संबंध है, ठीक है। अब ये जो प्रधानमंत्री ने बात कही है, ठीक है, मोदी जी ने जो ये बात कही है, ये ऐसे समय में कही है जब ईरान में वॉर चल रहा है, हमें पता ही है। 28 फरवरी से वॉर शुरू हुआ है, लगभग आप कह सकते हैं कि 2.5 महीने के आसपास इस वॉर को हो गया है, और अभी भी इस वॉर का जो एंड है, ठीक है, वो नियर फ्यूचर में तो दिखाई दे नहीं रहा, है ना। क्योंकि सारे जितने भी आप कह सकते हैं कि एफर्ट्स किए जा रहे हैं उससे वॉर एंड होता हुआ एट प्रेजेंट तो नहीं दिख रहा है ना। और कब होगा इन द फ्यूचर नहीं कह सकते। और इसकी वजह से ही हमें पता है कि सप्लाई और प्राइस शॉक्स, खासकर सामान कौन सा, फ्यूल के, है ना, और फर्टिलाइज़र के। क्योंकि हमें पता है कि जो एक मेजर ग्लोबल या स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो अफेक्टेड है इस पूरे के पूरे वॉर की वजह से, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी बातें या जिन भी कमोडिटीज़ का, जिन भी वस्तुओं का जिक्र अपने भाषण या स्पीच में करा, हम उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, चाहे एडिबल ऑयल हो, चाहे फर्टिलाइज़र्स हो, या फिर फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए वो हो, ठीक है ना। उन सब चीज़ों को हम काफ़ी भारी मात्रा में क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी इंडियंस कोई भी बाहर का सामान खरीदते हैं, बाहर का सामान खरीदते हैं मतलब कोई भी सामान जो है वो इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, ठीक है, या फिर कोई छोटा सामान ही हो, चाहे वो टूथब्रश हो या फर्टिलाइज़र हो या एडिबल ऑयल हो, कुछ भी हो। इससे होता क्या है कि जो हमारे आरबीआई के पास
दैट इज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है ना, उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता जाता है। ऑब्वियस सी बात है। अभी कैसे होता है पूरा, ये वैसे इकोनॉमी का कंसेप्ट है ना, बट हम इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, क्योंकि देखिए आपको जो भी सामान अगर विदेशों से खरीदना है तो वहाँ पर आप सामान खरीदने के लिए रुपया पे नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना। ज़्यादातर जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो डॉलर्स के टर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो आपके पास तो रुपया है ना, इंडियंस, हमारे पास, आपके पास क्या है, रुपया है। तो अगर हमें कोई फॉरेन प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास जो रुपया है हमें उस रुपये से खरीदना पड़ेगा डॉलर्स, ठीक है। और उस डॉलर्स के खरीदने के बाद उस डॉलर्स के थ्रू खरीदे जाएगा सामान। क्लियर हो गई बात। अब जब हम डॉलर खरीद रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, रुपया जो है वो खर्च हो रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कोई भी सामान जब हम देश के बाहर से खरीदते हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने रुपये का इस्तेमाल करके हम डॉलर खरीदेंगे और फिर उस डॉलर को जो है वो यूज़ करके हम बाहर से सामान लाएंगे। यानी कि एक तरीके से आप ये समझिए कि हम जो भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो डॉलर हमारे जेब से बाहर जा रहा है, ठीक है। हालांकि वो रुपये से डॉलर और फिर डॉलर बाहर जा रहा है, बट एक तरीके से डॉलर तो हमारे देश से बाहर जा रहा है ना। तो यानी कि हमारे पास जो डॉलर है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। समझ रहे हैं बात। और डॉलर अगर कम होगा, देखिए इकोनॉमी का एक बड़ा सिंपल सा, एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है सप्लाई और डिमांड का, कि कोई भी चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, है ना, या आप यूँ कहें कि मार्केट में अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी वस्तु की सप्लाई अगर कम होगी तो उसके दाम बढ़ेंगे, है ना। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जैसे ही हम कोई सामान इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर हमारे पास से बाहर जा रहा है, हमारे देश से बाहर जा रहा है। और डॉलर अगर बाहर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंडियन मार्केट में देखें इन द कंटेक्स्ट ऑफ होल, है ना, तो इंडियन मार्केट से डॉलर कम हो रहे हैं, डॉलर कम हो रहे हैं, डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, डॉलर की सप्लाई कम हो रही है। जिस भी कमोडिटी की सप्लाई कम होगी, जिस भी वस्तु की सप्लाई कम होगी, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, डॉलर क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। इसीलिए आप ये भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, या हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर गया है। 95 रुपीज़ अ डॉलर, एक डॉलर की कीमत 95 रुपये या उससे भी ज़्यादा हो चुकी है ना। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है ये चीज़। तो वही चीज़ ये इस वजह से हो रहा है। समझ गए बात यहाँ तक। अब इसके बाद आगे देखिए, अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बात करते हैं, हम लोग बाहर का सामान खरीद रहे हैं, है ना, फॉरेन गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी हैं, वो भी इंडिया का सामान खरीदते हैं, है ना, क्योंकि हम जो सामान एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग खरीदते हैं, है ना। और उस स्थिति में क्या होता है कि अब उनके पास डॉलर्स हैं, हमारा सामान हम रुपये में बेचते हैं, तो वो पहले डॉलर से रुपया खरीदते हैं, रुपये से सामान खरीदते हैं, तो एक तरीके से डॉलर हमारे पास आ जाता है ना। तो यानी कि अब इसको आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी का बड़ा ही साधारण सा, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी भी सामान को इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर हमारे देश से बाहर जाता है, किसी भी सामान को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर हमारे देश में अंदर आता है। ठीक है ना बात, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। और जो डॉलर हमारे पास अंदर आता है तो उसको आरबीआई जो है वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें वो रख लेता है और उससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता है। ठीक हो गई बात, क्लियर है। अब लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात है, ये कभी ऑफ बैलेंस हो सकते हैं। अगर इसकी आइडियल सिचुएशन अगर हम ये मान के चलें, या अगर हम एक फेवरेबल सिचुएशन मान के चलें किसी भी देश के लिए, तो वो ये होगी कि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और कम इंपोर्ट करें। ठीक है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, कम इंपोर्ट करें, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता जाएगा। ये एक फेवरेबल सिचुएशन हो सकती है। या इसको अगर हम एक जस्ट बैलेंसिंग, या आप कहें कि एक मतलब एक जस्ट आप जिसको कहते हैं इवन वाली सिचुएशन, ठीक है ना, ब्रेक इवन सिचुएशन जिसको हम कहते हैं कि जितना इंपोर्ट हो रहा है उतना ही एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन अनफेवरेबल तब हो जाती है जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ने लग जाएं और एक्सपोर्ट जो है वो कम होने लग जाएं। ठीक है, और वही सिचुएशन, यही सेम सिचुएशन जो है वो इंडिया पिछले
कई सालों से एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है ना। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, हमारा इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अवर एक्सपोर्ट्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितना डॉलर एक्सपोर्ट करने की वजह से हमारे पास आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में या उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में जो डॉलर्स हैं वो इंपोर्ट करने की वजह से बाहर जा रहा है ना। तो इवेंचुअली आप समझ सकते हो, जब आप इनका एक डिफरेंस या एक नेट लोगे तो यानी कि हमारे देश से डॉलर जो है वो बाहर जा रहे हैं। और डॉलर अगर बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो कम होती जा रही है। समझ रहे हैं बात? क्लियर है ना। अब यहां पर वही लिखा है कि अगर ये सिचुएशन, ये स्थिति अगर लंबे समय तक चलती है तो इसके दो प्रभाव होते हैं। ठीक है, वन, इंडिया रन्स डाउन इट्स पाइल ऑफ फॉरेक्स। एक तो वही बात होगी कि हमारा जो फॉरेक्स है ना, जो विदेशी मुद्रा है वो कम होती जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, और दूसरा क्या है कि while this is happening, Indian rupees exchange rate weakens against the dollar or whatever other currency that India is using to trade। ठीक है, पहली चीज तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता जाएगा। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अगर हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, अगर इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा है तो दैट मीन्स डॉलर की डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि हमें डॉलर ज्यादा चाहिएंगे ना, तभी तो हम ज्यादा विदेशी सामान खरीद पाएंगे, या कोई भी ऐसी फॉरेन करेंसी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हमें विदेश से अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, और डॉलर खर्च करने के लिए क्या करेंगे, हम रुपया खर्च करेंगे, डॉलर खरीदेंगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। और जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है या सप्लाई कम होती है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से अगर हम कहें कि डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, या हम इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है, रुपये का प्राइस गिर रहा है, वही चीज़ हो रही है। ठीक है बात। तो दो इफेक्ट समझ में आए। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए भी डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर इन केस आप एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को एज ए जनरल देख रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें डिटेल में। और अगर आप मान लीजिए एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, जैसे इंडिया की स्थिति है, तो उस स्थिति में बेसिकली क्या इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, कि फॉरेक्स रिजर्व कम होता है, हमारा जो रुपया है या जो हमारी लोकल करेंसी है वो एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन करेंसी वीक होती है ना। ये इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, समझ गए। इसके बाद अगर हम आगे देखें, अब यहाँ पर एक और तरीका है। एक तो तरीका ये हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जिससे हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, वो कम या ज़्यादा होते हैं। ठीक, वहीं एक और तरीका है कि जिससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारे देश में आता है या बाहर जाता है, मतलब जो आप इन टर्म्स ऑफ, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया फॉरेन करेंसी, ठीक है, हमारे देश में आती है या बाहर जाती है। उसका दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि विदेशी निवेश। अब विदेशी निवेश जो है, यानी कि विदेशी निवेश का मतलब है जो फॉरेनर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है कि या तो वो इंडिया में कोई नई फैक्ट्री या कोई नए ऑफिस बनने में इन्वेस्ट करें, इसको कहा जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और या फिर वो ये हो सकता है कि जो इंडिया के स्टॉक मार्केट या इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसमें जो कंपनीज लिस्टेड है उन कंपनीज के वो शेयर्स खरीद लें। ठीक है, जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनके वो शेयर्स खरीद लें। ठीक है, उसको कहा जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफपीआई। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा देश के अंदर आता है ना, फॉरेन का पैसा, मतलब वही डॉलर्स, एक तरीके से आप मान लीजिए फॉरेन करेंसी आप कह लीजिए, वो देश में आती है। इस तरीके से भी कि जब विदेशी यहाँ पर या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, किसी फैक्ट्री या ऑफिस बनाने में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर जो इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन शेयर मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है उनके वो शेयर्स खरीद लें, है ना, तब भी। और इंडियंस जो हैं वो भी इसी तरीके से बाहर विदेशों में जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडियंस जो विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे उससे क्या होगा कि पैसा देश के या डोमेस्टिक जो आपके डॉलर्स हैं या जो फॉरेन करेंसी है वो देश के बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया जिससे जो फॉरेन करेंसी है वो देश में आती है या देश से बाहर जाती है। तो दो तरीके हो गए, एक ये हो गया और एक दूसरा जो पीछे मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए,
1991 में हमारे देश में आपको पता है कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिसके बाद एक ओपन मार्केट इकोनॉमी यहाँ पर शुरू हुई थी, तब से एक ट्रेंड हमारा क्या है, और ट्रेंड ये है कि इंडियंस इंपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन दे एक्सपोर्ट। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्सपोर्ट। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि सर्विसेज में हमारा एक्सपोर्ट अच्छा है, दैट इज़ ओके। ठीक है, बट गुड्स में काफ़ी ख़राब है, तो मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, दोनों का मतलब नेट लेके। ठीक है ना, तो ये एक ट्रेंड रहा है। अब इसकी वजह से देखो, ये जो हमारे गुड्स का और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, इसको हम बेसिकली कहते हैं करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो दैट मीन्स वी आर इन अ डेफिसिट, हम घाटे में चल रहे हैं, तो इसको कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक, और वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया मोर देन इंडियंस इन्वेस्ट आउटसाइड, यानी कि मतलब एक तरीका तो ये वाला हो गया, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो तो करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है कंपेयर टू ओवर एक्सपोर्ट, तो वी आर एट डेफिसिट, करंट अकाउंट का डेफिसिट है। ठीक है, दूसरा ट्रेंड ये रहा है कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आते हैं, वो कंपेरेटिवली कि जो इंडियंस बाहर इन्वेस्ट करते हैं विदेशों में, है ना, वो ज़्यादा होता है। मतलब जो बाहर वाले यहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादा होता है, और जो इंडिया वाले बाहर इन्वेस्ट करते हैं वो कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो पार्ट है इसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इसकी वजह से हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो सरप्लस में रहता है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं, तो एक तरीके से ज़्यादा पैसा इंडिया में आ रहा है, और इंडिया का पैसा बाहर कम जा रहा है क्योंकि इंडियंस जो है वो फॉरेन में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से दैट इज़ नोन एज अ कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ठीक है, और टिपिकली ये ट्रेंड रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है वो करंट अकाउंट के डेफिसिट से ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट होता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में है और करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है, तो जब इन दोनों का हम एक नेट लेते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में ज़्यादा पैसा आ रहा है एज कम्पेयर टू कि जितना पैसा देश के बाहर जा रहा है। तो नेट एक तरीके से अगर हम माने तो हमारे देश में जो डॉलर है वो इनफ्लो हो रहा है, या विदेशी जो करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी है, उसका इनफ्लो हो रहा है नेट टर्म्स में। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि हमारा फिर फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस या भुगतान संतुलन अधिशेष। ठीक है ना, क्योंकि पैसा हमारे देश में आ रहा है नेट। ये ट्रेंड मैंने आपको बताया 1991 के बाद ये ट्रेंड रहा है। ठीक है, जनरल ट्रेंड है ये। अब इसके बाद अगर हम आगे इस चीज़ को समझें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और रुपये के एक्सचेंज रेट के बीच में क्या लिंक है, ठीक है, अब इस लिंक को भी समझना होगा। देखो, जब तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का नेट, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बी इन सरप्लस। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगी तो ये ऑब्वियसली डेफिसिट में चला जाएगा, या फिर जो नेगेटिव वैल्यू है अगर वो बड़ी हो जाएगी कंपेयर टू द पॉजिटिव वैल्यू तो भी ये नेगेटिव में चला जाएगा। दोनों नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव में ही चला जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो गई तो ये सरप्लस में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जब तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, इसका मतलब हमारे देश में जितना पैसा आ रहा है वो ज़्यादा है और जितना पैसा देश के बाहर जा रहा है वो कम है। ठीक है, तो जब तक ऐसा है तो आरबीआई क्या कर सकता है कि रुपये के एक्सचेंज रेट को स्ट्रेंथन होने दे सकता है। ठीक है, और अगर रुपये का एक्सचेंज रेट स्ट्रेंथन होता जाएगा, क्योंकि जितना पैसा हमारे देश में आएगा उतना हमारा रुपया जो है वो मजबूत होता जाएगा। ठीक है, कंपेयर टू द डॉलर्स आप मान लीजिए। और दूसरी चीज़ इससे क्या होगी कि जो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आरबीआई जो है वो फॉरेक्स रिजर्व को वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से भी एक्यूमुलेट करता रहता है। एक तो ये है कि देखो, एक चीज़ आप ये भी समझिएगा लेकिन कि अगर हमारा रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसको मदद नहीं मिलती है। क्योंकि इस बात को आप ऐसे समझिएगा, एक्सपोर्ट को अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो आप इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। मैं बताता हूं, देखिए कैसे। आप मान लीजिए कि अगर $1
डॉलर की कीमत लेट से 90 रुपये, ठीक है, $1 बराबर 90 रुपये। तो अगर आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं एक्सपोर्टर्स के टर्म्स में समझा रहा हूं आपको, कि अगर मान लीजिए आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप $1 का सामान अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी जेब में कितना रुपया आएगा, इवेंचुअली 90 रुपये, ठीक है। और अगर मान लीजिए करेंसी जो है वो वीक हो गई, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले अगर वीक हो गया मतलब $1 बराबर लेट से ₹95 रुपये हो गया। तो अब जब हम $1 का सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास 95 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। तो यानी कि जब रुपया कमज़ोर हो रहा है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो रहा है। और वहीं अगर हम बात करें कि रुपया मान लीजिए कहीं इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा मजबूत हो गया, $1 बराबर लेट से 85 रुपीज़ हो गया, तो रुपया यानी कि मजबूत हो गया, स्ट्रेंथन हो गई करेंसी हमारी। तो इस स्थिति में अगर हम $1 का सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बदले में 85 रुपीज़ ही मिलेंगे, है ना। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, ये भी एक कंसेप्ट है कि अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है किसके केस में, इंपोर्टर्स के केस में, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि रुपया अगर स्ट्रेंथन होता है तो ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को हेल्प नहीं करता। मोर ओवर हैविंग अ हेल्दी लेवल ऑफ रिजर्व्स हेल्प्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस। लेकिन अगर हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी भंडार है, अगर वो ज़्यादा होता है विदेशी मुद्रा का भंडार, तो वो संकट के समय में, ठीक है, इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस वो मदद करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला गया, ये तो मैंने तब बताया जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में है। अगर मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि या तो रुपया कमज़ोर हो रहा है, और अगर मान लीजिए आरबीआई जो है वो रुपये को डिफेंड करता है, मतलब रुपये की गिरावट को रोकेगा। कैसे रोक सकता है? रुपये की गिरावट को रोकने के लिए वो क्या करेगा कि जो उसके पास डॉलर्स हैं उन डॉलर्स को वो मार्केट में, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा है या उसकी मार्केट में सप्लाई कम है। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा कि जो उसके पास अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर्स हैं वो उन डॉलर्स को बेच देगा, और डॉलर्स को जब बेचेगा तो मार्केट में सप्लाई जो है वो ठीक हो जाएगी, है ना। और सप्लाई ठीक हो जाएगी तो डॉलर का प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा मतलब रुपया ठीक ठाक स्थिति में आ जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या? डॉलर्स बेचने से होगा ये कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो गिर जाएगा। समझ रहे हैं बात, है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जो तो मैंने आपको एक ट्रेंड बताया कि जो 1991 के बाद से ट्रेंड है, तो कैसे सिचुएशन जो है वो बदली है और अभी वो कितनी ज़्यादा ख़राब है ना। तो अगर हम बात करें मिड 2024 से, यानी कि 2 साल पहले की अगर हम बात करें लगभग, तो इंडिया का जो बीओपी सरप्लस है वो उसको हिट लगी है। कैसे? जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है हैजंट वर्सेंड एज मच। करंट अकाउंट का डेफिसिट तो है ही है, करंट अकाउंट मतलब वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, वो वर्सन तो हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि जो कैपिटल अकाउंट का हमारा सरप्लस हुआ करता था वो कम हो गया है। प्रॉब्लम ये है, और ये कैपिटल अकाउंट का सरप्लस ही था जो बेसिकली हमारे करंट अकाउंट के डेफिसिट को कंपनसेट करता था। और इन दोनों के नेट के वजह से ही, क्योंकि ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का सरप्लस काफ़ी ज़्यादा होता था एज कंपेयर टू दी करंट अकाउंट डेफिसिट, तो उसके नेट की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था वो ठीक ठाक बना रहता था। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई है कि करंट अकाउंट का डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जो कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है वो श्रिंक कर गया है, ठीक है। और कभी कभार वो डेफिसिट कंडीशन में भी आ गया है, सरप्लस को छोड़ दीजिए वो डेफिसिट भी हो गया है। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिएगा, ये चार्ट बेसिकली है ना, ये चार्ट बेसिकली हमें दिखा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्नैपशॉट्स। चार्ट 1 जो है, ये चार्ट 1 है, ये दिखा रहा है कि इंडियाज करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन अपीयर्स एज वीक एज इट वाज इन 2013। 2013 में अगर हम देखें, ठीक है, ये बेसिकली हमारी जो नीचे वाली लाइन चल रही है ये हमारी है करंट अकाउंट, ठीक है, टोटल करंट अकाउंट है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। और नीचे का मतलब है, मतलब जीरो से नीचे का मतलब है कि इट इज़ इन नेगेटिव, और ये पॉजिटिव में चल रही है।
ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट मैंने आपको दिखाया कि कैपिटल अकाउंट ज़्यादातर पॉजिटिव में है और करंट अकाउंट जो है वो नेगेटिव में है। करंट अकाउंट नेगेटिव का मतलब वही डेफिसिट और ये सरप्लस। इन दोनों का अगर आप नेट निकालेंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो वहीं से आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक टाइम देखिएगा 2013 में, ठीक है ना, सितंबर 2013 में आप एक टाइम देखिएगा कि जब हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो नेगेटिव में आ गया है, मतलब डेफिसिट आ गया है कैपिटल अकाउंट का भी, जबकि अदरवाइज बाकी टाइम में आपको वो सब जगह पॉजिटिव ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन थी जब इंडिया जो है वो वॉज अ पार्ट ऑफ फ्रेजाइल 5 करेंसीज। अब ये फ्रेजाइल 5 करेंसीज अगर आपको पता है तो इट्स वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये भी टर्म जो है वो कुछ दिनों पहले चर्चा में था। ठीक है, मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिचुएशन देख सकते हैं कि जब इंडिया जो है वो वन ऑफ द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थी, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा ऐसा कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, और अब अभी आप यहाँ पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप इस चीज़ को देखेंगे दिसंबर में 2024 में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाली लाइन भी नीचे आ गई है, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट का है वो भी डेफिसिट। अब यहाँ पर ये बेसिकली कलर इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि अभी आपको पता है कि जो बेस ईयर चेंज किया गया है, ये 2011-12 के बेस ईयर पर चल रहा था, ये 2022-23 के बेस ईयर पर आगे को, हालांकि ट्रेंड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये सिचुएशन देख सकते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है वो नेगेटिव में आ गया है, डेफिसिट में आ गया है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो इसकी वजह से वही जो बीओपी डेफिसिट के दोनों इल इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और बीओपी डेफिसिट के इल इफेक्ट्स क्या हैं? ठीक है, कि एक तो रुपया कमज़ोर हो रहा है और दूसरा जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो भी गिर रहा है। ठीक है, रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें कितना नीचे आ गई हैं, मतलब नेगेटिव में चल रही हैं। नेगेटिव का मतलब वही है कि रुपया जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। और दूसरा ये है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो भी गिरता जा रहा है। रुपये के एक्सचेंज रेट को अगर हम डिफेंड करने के लिए आरबीआई जो है वो अगर फॉरेक्स मतलब डॉलर्स अगर मार्केट में सप्लाई कर रहा है या सेल कर रहा है तो उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है। वो चीज़ इस चार्ट में दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू पॉजिटिव की है, पॉजिटिव का मतलब है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब नेगेटिव में है वो बढ़ रहा है, और पॉजिटिव का मतलब है डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो डॉलर को सप्लाई कर रहे हैं, डॉलर को सेल कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्रीज कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है। ठीक है ना, और वो चीज़ यहाँ पर भी थी। आप इसको कंपेयर करिए यहाँ पर से सितंबर 2013 में जब रुपया जो है वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज या फ्रेजाइल 5 करेंसीज का पार्ट था। ठीक है, फ्रेजाइल 5 मतलब सबसे कमज़ोर 5 इकोनॉमीज देश की, दुनिया की, उनमें से रुपया वॉज 1 इंडियन रुपी। ठीक है, 2013 की स्थिति है, और उसी तरीके की कुछ स्थिति हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। क्लियर है बात? अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मोस्ट ट्रबलसम बिट इज दैट द मोर द रुपी वीकन्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये लिखा गया है कि सबसे बड़ी इसमें जो चिंताजनक बात है वो ये है कि जितना ज़्यादा हमारा रुपया कमज़ोर होता है, और रुपया कमज़ोर कैसे होता है कि हमारा क्रूड ऑयल के ऊपर इंपोर्ट हम करते हैं, हैवी डिपेंडेंट है उसके ऊपर। ठीक है, और जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से इशूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारा रुपया कमज़ोर होता है उतना ज़्यादा हमारे इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जाते हैं। मैंने बता दिया वही चीज़ आपको, है ना, कि जितना ज़्यादा रुपया कमज़ोर होगा उतने हमारे इंपोर्ट्स महंगे होंगे। ठीक है, और ये जो विशेष साइकिल है वो चलती रहेगी, क्योंकि रुपया जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा उतने इंपोर्ट्स महंगे होंगे, उतने इंपोर्ट्स महंगे होंगे तो उतना हमारे देश के बाहर पैसा जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व कम होगा तो रुपया और कमज़ोर होता जाएगा। तो वही स्थिति चल रही है। ठीक है ना, ये एक कुचक्र या एक आप कह सकते हैं कि विशेष साइकिल जो है वो चल रही है। अब अगला यहाँ पर एक सवाल ये है कि विल द पीएम्स मंत्र हेल्प, कि जो प्रधानमंत्री ने अभी देश से आह्वान किया है कि ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ये ना करें, ये ना खरीदें, है ना, तो उससे कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह लिखा है कि जो फॉरेक्स की सिचुएशन है उसको डील करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ये है कि या तो हम जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको कम कर दें। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर हम कम करेंगे, जैसे हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अगर कम करेंगे तो हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, और कम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश के बाहर डॉलर्स कम जाएंगे। एक तो वही तरीका है, ठीक है, जिसकी बात मोदी जी ने करी। दूसरी बात यह है कि हम हमारी जो एबिलिटी है
ठीक है, जो हमारी क्षमता है उसको हम बढ़ाएं, फॉरेक्स रिजर्व अर्न करने की क्षमता को बढ़ाएं। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं कि अगर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमें पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना। हम पहले अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो उससे हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो दो तरीके हो गए कि या तो हम कंजम्पशन को कम करें या फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, ठीक है। अब मोदी जी ने जितने भी सजेशंस यहाँ पर दिए हैं या जो भी आह्वान किया है, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ऊपर है, कंजम्पशन कम करने के लिए, ठीक है, कि हम फॉरेक्स रिजर्व का के खर्चे को, स्पेंडिंग को कम करें, ठीक है। उन्होंने कोई भी बात जो है वो प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए नहीं कही है, ठीक है। अब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात समझें तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। जो मेन चीज़ है, जो मैंने आपको शुरुआत में थंबनेल में बात बताई है कि कैसे अगर हम ज़्यादा सेव करते हैं तो उससे हमारी जो ग्रोथ है वो हैम्पर्ड होगी, वो हम अब समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इंडियंस जो हैं वो हर सेरेमनी में, कि जैसे मोदी जी ने कहा कि अगले 1 साल तक कुछ भी आपके घर में फंक्शन हो, कोई शादियाँ हो या कुछ भी हो, सोना बिल्कुल मत खरीदिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंडियंस सभी तरीके के सेरेमनीज में सोना खरीदना बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अपने नियर बाय गार्डन से वो फूल, फ्रेश फ्लावर्स तोड़ के उनका इस्तेमाल करने लगे सोने के बजाय, ठीक है, या फिर जैसा मोदी जी ने कहा कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर दें, ठीक है, या फिर लोग, या तो फिर लोग जो है वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दें, और या फिर अगर वो घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो साइकिलों में चलें, ठीक है। अगर ऐसा मान लीजिए लोग करते भी हैं तो इससे होगा क्या कि इंडिया का जो इम्पोर्ट्स है वो गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें गोल्ड कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्रूड ऑयल जो है वो भी कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इससे ये चीज़ होगी। लेकिन इससे एक चीज़ और होगा, एक तो हमारा जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, दूसरी चीज़ इससे क्या होगा कि इससे जो डॉलर्स की डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दिस विल रिड्यूस अवर डिमांड फॉर डॉलर्स बाय रिड्यूसिंग और इवन एलिमिनेटिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट याद रखिएगा कौन सा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, क्योंकि अगर हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगी, और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम हो जाएगी तो हमारी जो डॉलर्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई साइड को, मतलब इसको जो कंजम्पशन साइड है उसको रेस्ट्रिक्ट करने से ये होगा। लेकिन इसका एक असर क्या होगा कि जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी बिजनेसेस क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं या एडिबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बिक्री कम हो जाएगी, यस और नो। जैसे कल ही मैं चेक कर रहा था और मैंने ये एंटिसिपेट भी किया था जब परसों मोदी जी ने इस तरीके का ये अपने भाषण में कहा था, तो कल मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि एटलीस्ट जो शेयर मार्केट है वो कल 1000 पॉइंट के आसपास गिरेगा, ठीक है, ये मेरा एंटिसिपेशन था। हालांकि वो 1300 पॉइंट के आसपास गिरा। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि कल अगर आप कुछ प्रोमिनेंट जो ज्वेलर्स हैं उनके अगर आप शेयर्स उठा के देखें, ठीक है, तो वो आप चेक करेंगे कि कल शेयर्स काफ़ी ज़्यादा 5%, 6%, 7% के आसपास उन कंपनीज़ के शेयर गिरे हैं। और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो गिरेंगे ही गिरेंगे। जब मोदी जी कह रहे हैं कि आप सोना खरीदना बंद कर दीजिए तो ज्वेलर्स के दाम, जो ज्वेलर्स के शेयर्स हैं वो तो गिरेंगे ना। तो उन ऐसे लोगों को नुकसान होगा नहीं होगा जो कच्चा तेल, सॉरी, जो क्रूड ऑयल, मतलब जो पेट्रोल बेच रहे हैं, मान लीजिए पेट्रोलियम जो कंपनीज़ हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, या आप कह सकते हैं जो गोल्ड ज्वेलरीज में डील कर रहे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं जो एडिबल ऑयल्स बेच रही हैं कंपनीज, उन सब के शेयर्स गिरेंगे अगर लोग मोदी जी की बात मान लेते हैं तो, है ना। तो इससे क्या होगा कि उनको नुकसान होगा, और साथ ही साथ इससे जो हमारी एफिशिएंसीज हैं वो भी कम हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात। अब दूसरी बात यहाँ पर ये लिखी है कि ऐसे देश में और ऐसे समय में जब हमारा कंजम्पशन पहले ही कमज़ोर है, ठीक है, ऐसे समय में अगर हम कंजम्पशन को और कम कर दें तो उससे होगा क्या कि इमीडिएट समय में आगे हमारा जो ग्रोथ है वो और कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी एक बात और जिसके बारे में हम लोग कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंजम्पशन वीक होना ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। हर बार जब बजट आता है तो उस समय ये बात कही जाती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार नए नए तरीके या नए नए कदम उठा रही है ना। इसमें कई बार पहले ये कहा भी गया कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको सरकार ने कई तरीके के टैक्स रिलीव्स दिए। कॉरपोरेट टैक्स को सरकार ने कम किया, कंपनीज को टैक्स हॉलिडेज तक दिए,
लेकिन उसके बाद भी कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। और वो ऑब्वियस बात है, हमने इसको कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो कंपनीज इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगी। सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी कंपनी है वो कोई एक प्रोडक्ट बनाती है, अगर उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले बाजार में लोग नहीं हैं तो वो कंपनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज क्यों करेगी। अगर वो मान लीजिए एक महीने में या एक दिन में अगर 100 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, 100 यूनिट्स बना रही है किसी प्रोडक्ट की, और अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड डेली की सिर्फ 50 प्रोडक्ट की होगी तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को 100 के बजाय 200 करने के लिए क्यों काम करेगी, क्योंकि उसको पता है वो 100 बना रही है, 100 ही नहीं बिक रहे हैं, तो 200 क्यों करेगी। तो इसलिए कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि अगर वीक कंजम्पशन होगा तो यही एक मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से बिजनेसेस जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं, भले ही उनको सरकार की तरफ से कई सारे फायदे या रिलीफ जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। और ऐसे समय में अगर मान लीजिए लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं, जो उनके आह्वान हैं, अगर उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो उससे स्थिति और ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए खराब हो सकती है। समझ रहे हैं बात। इसके बाद आगे ये लिखा है कि अगर हम अपने कंजम्पशन में कटौती करते हैं तो इससे हमारे करंट अकाउंट में तो हेल्प मिलेगी, मैंने आपको बताया वही चीज़, ठीक है, लेकिन इससे हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो और ज़्यादा खराब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि ऐसे देश में जहां पर कंजम्पशन कम हो रहा है, जहां पर कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट अपने नहीं बढ़ा रही हैं, तो ऐसे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा कोई। भले ही वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या भले ही वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, वो क्यों करेगा। कि कोई भी मान लीजिए देश में कंपनी है, जो कंपनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है या ग्रो ही नहीं कर रही है, तो ऐसी कंपनी के शेयर्स कोई फॉरेनर क्यों खरीदेगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, ठीक है। कंपनीज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की तरफ काम नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि कंजम्पशन नहीं है ना। तो कंपनीज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंपनीज नहीं बढ़ा रही हैं तो फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा, है ना, बी इट डोमेस्टिक और बी इट फॉरेन, ठीक है ना। बात समझ गए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है ना। तो देयर कैन बी अनदर सिनेरियो इन द मीडियम टर्म। देखिए एक और सिनेरियो हो सकता है और वो ये है कि दैट कंजम्पशन डजंट गेट रिड्यूस्ड बट गेट्स डाइवर्टेड टू इंडियन फर्म्स एंड इंडियन बिजनेसेस इन्वेस्ट बिकॉज इंडियंस ओनली प्रेफर स्वदेशी गुड्स, ठीक है। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कंजम्पशन जो है वो पूरी तरीके से कम नहीं हो, लेकिन कंजम्पशन जो है वो इंडियन गुड्स की तरफ, मेड इन इंडिया गुड्स, स्वदेशी गुड्स, इनकी तरफ अगर डाइवर्ट हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दिस कॉल्स टर्न्स अराउंड इंडियन इकोनॉमी बाय रीडायरेक्टिंग ऑल डिमांड टुवर्ड्स इंडियन बिजनेसेस। तो फिर जो डिमांड है वो सारी की सारी इंडियन बिजनेसेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि हालांकि जो ये सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भरता का जो एक मतलब आत्मनिर्भर बनने की जो बात है, का जो आइडिया है, ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा अपील करता है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, और अगर इस चीज़ को हम समझें तो ये आइडिया कोई ऐसा नहीं है कि इसको प्रधानमंत्री मोदी लेके आए हैं। जब देश नया नया आज़ाद हुआ था 1950s के समय में, तो उस समय जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इसी तरीके की स्ट्रेटजी को मतलब स्ट्रेटजी अपनाने की बात की थी, ठीक है, कि हमें जो है इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट करना होगा, ठीक है, और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम करना होगा ताकि हम फॉरेक्स रिजर्व्स को बचा सकें, है ना। ये बात हालांकि उस समय की थी जब देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी, आप कह सकते हैं कि कमज़ोर थी, क्योंकि देश उस समय आज़ाद हुआ था, 1950s के समय की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद कई सारे जो अर्थशास्त्री हुए हैं, इंक्लूडिंग द फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने भी कहा, उनको भी ये लगा कि ये आइडिया ठीक नहीं है ना, कि हम अपने कंजम्पशन को कम करें, और इसलिए इस डर से हम अपने कंजम्पशन को कम रखें ताकि हमारा जो विदेशी निवेश है वो ज़्यादा खर्च ना हो जाए, तो ये आइडिया अच्छा नहीं है, ठीक है। और उन्होंने भी यही सोचा कि इंडिया को जो अपनी अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो खोलनी चाहिए, है ना, और ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि देखो, बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन एन अंडरस्टैंडेबल गोल,
मतलब ये एक समझ में आए ऐसी एक नीति है, एक ऐसा लक्ष्य है कि सेल्फ रिलायंट बनना या आत्मनिर्भर बनना। लेकिन बात ये है कि हर देश जो है वो हर चीज में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, है ना। समझ रहे हैं बात। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी गई है कि ये कहा जाता है, और ये बात काफी हद तक सही भी है, कि इंडिया जो है वो फूड प्रोडक्शन में, ठीक है ना, फूड प्रोडक्शन में इंडिया क्या है, सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। ठीक है, हालांकि हम 1960s के समय तक नहीं थे, हमारे देश में फूड प्रोडक्शन का काफ़ी जो है वो शॉर्टेज था, है ना। लेकिन जब हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आया तो स्थिति बेहतर हो गई। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझिए कि हालांकि हम फूड प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक क्या है, सेल्फ रिलायंट है, लेकिन फूड प्रोडक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर। और फर्टिलाइजर जो हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इंडिया जो है वो फर्टिलाइज़र भी खुद से अगर बनाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ज़रूरी है वो बाहर से लानी पड़ेगी, है ना, जैसे कि नेचुरल गैस, नेफ्था वगैरह, है ना। एंड दैट एक्चुअली अकाउंट्स मोर देन 80% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र। मतलब जितना हम डोमेस्टिक कॉस्ट हमारी लगेगी फर्टिलाइज़र बनाने में, उससे 80% से ज़्यादा तो जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा रॉ मटेरियल्स का। तो ये भी एक तरीके से बात है ना। तो अगर इंडिया जो है वो फर्टिलाइजर्स में सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकता, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम फूड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट है। ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हैं, है ना। इसके बाद आगे क्या लिखा है, देखिए दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है वो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल को रिप्लेस नहीं कर सकती किसी भी डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव के साथ, खासकर बहुत जल्द। अभी तो हम मतलब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर इंटरनेशनल मार्केट में या क्रूड ऑयल के दाम अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं तो आप उनको लेना बंद कर दीजिए, हम कोई डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव का यूज़ करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं एकदम से, है ना। और अगर ऐसा कोई शिफ्ट होता भी है तो इससे भी क्या होगा, इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा। और वहीं अगर हम इसको शब्दों में कहें तो क्रैशिंग इंडियाज ओवरऑल इंपोर्ट्स डजंट नेसेसरली मेक द इकोनॉमी स्ट्रोंगर। ठीक है, यानी कि अगर हम हमारे जो ओवरऑल इंपोर्ट्स हैं अगर उसको हम कम करते हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम फोर्स्ड रिडक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब अगर ज़बरदस्ती अगर हम इंपोर्ट्स को कम करते हैं तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत तो नहीं होगी बल्कि और उसमें स्लो डाउन आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप समझ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम कीजिए क्योंकि इससे क्या हो रहा है, सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि सॉइल की हेल्थ या केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं वो हमारे इंडिया की सॉइल को खराब नहीं कर रहे हैं, मतलब उतना ज़्यादा खराब नहीं कर रहे हैं जितना कहा जा रहा है। ठीक है, बल्कि जो चीज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स के की वजह से मिट्टी की जो सॉइल की जो हेल्थ खराब हो रही है वो किस वजह से हो रही है पता है, कि जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इम्बैलेंस्ड यूज़ हो रहा है उसकी वजह से। और वो इम्बैलेंस्ड यूज़ क्या है, हमने कई बार बात की है और आप लोगों ने कई बार इस चीज़ को देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारे देश में यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूरिया बेसिकली क्या है, यूरिया से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, नाइट्रोजन, है ना। यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम बाकी जो हमारे फॉस्फोरस हैं या पोटेशियम है या फिर जो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल हम कम करते हैं। ऐसा रीज़न क्यों है, इस चीज़ के पीछे क्या कारण है, इस इम्बैलेंस के पीछे कारण है जो हमारा डोमेस्टिक सब्सिडी रिजीम है वो, जिसकी वजह से हमने यूरिया में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रखी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि किसानों को ये समझ में आता है कि जिस चीज़ पर, जिस खाद पर उनको सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है, जो उनको सस्ते में मिल रही है, वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक है ना, तो कई बार ये चीज़ की मांग भी हुई है कि यूरिया में जो सब्सिडी है उसको कम किया जाए। ठीक है, ओवर सब्सिडाइज जो किया गया है यूरिया को, उसकी वजह से सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है, जो हमारे एग्रीकल्चर की यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी है, उस पर भी असर पड़ रहा है। समझ रहे हैं बात, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, तो रिड्यूसिंग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड शिफ्टिंग टू नेचुरल फार्मिंग कैन हेल्प टू द एक्सटेंट दैट द यूज इज सो एक्सेसिवली इम्बैलेंस्ड। ठीक है, मतलब अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करते हैं या नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं जैसा मोदी जी ने कहा है, तो उससे क्या होगा कि वो सिर्फ उसी हद तक मदद कर सकता है जिस हद तक हमारा जो चीज़ें एक्सेसिवली इम्बैलेंस्ड हैं। ठीक है, कोई उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। क्लियर है बात। अब इसके बाद ये लिखा है कि ये जो फॉरेक्स का इशू है इससे डील करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, देखो कि कंजम्पशन को अगर हम बिल्कुल कम कर दें
कि मतलब सोना बिल्कुल ना खरीदें या ऑफिस ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, ये कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब ये लंबे समय तक चले ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका एक ही मात्र तरीका है, जो हमारे फॉरेक्स का इशू है उससे डील करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। ठीक है, और ऐसा अगर हम करते हैं तो इससे हम एक क्या बन सकते हैं, एक एफिशिएंट प्रोड्यूसर बन सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी मशीन्स इंपोर्ट करें उससे ज़्यादा बेटर, मतलब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाएगा कि हम उन मशीनों से बना के क्या चीज़ बनाते हैं और उसको कितना एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स मार्केट में हमारे देश का जो हिस्सेदारी है, जो शेयर है, वो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि व्हेन only when India reforms its ease of doing business will it attract fresh investments either from within the country or from outside। अगर हमारे देश में जो ease of doing business है ना, अगर उसमें हम बेहतर रिफॉर्म्स करें तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो, वो दोनों ही बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, अगर प्रोडक्शन हम बेटर करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ता है, और साथ ही साथ एक बिजनेस को स्टार्ट करने या बिजनेस को रन करने के लिए जो अट्रैक्टिवनेस है अगर वो बढ़ती है, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स को बेटर करते हैं, तो ये बेसिकली एक्चुअल रेसिपी होगी जिससे हम फॉरेक्स रिजर्व का जो इशू है उसको सस्टेनेबल मैनर से जो है वो क्या कर पाएँ, डील कर पाएँ। समझ रहे हैं बात? यानी कि यहाँ पर मेन बात यही कही गई है कि अगर हम सिर्फ अपने कंजम्पशन को कम करते जाएं, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, वो करना बेहतर नहीं है। ठीक है, उससे भले ही हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में जो है वो स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये लिखा गया है कि इंडियाज ग्रोथ हैज़ बीन मॉडेस्ट रिलेटिव टू व्हाट इट नीड्स टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, ये बात तो होती रहती है, अब आजकल वो बात नहीं हो रही है, मतलब जब से ये बात हुई है कि 2047 में विकसित भारत बनने की। अब 2047 में अगर भारत को एक विकसित देश बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री बननी है, तो उसके लिए जितना हमारा ग्रोथ होना चाहिए वो वैसे ही उतना ग्रोथ अभी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो दूसरी बात यह है, और हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो भी इस तरीके का है कि गुड क्वालिटी जॉब्स जो हैं, अच्छी गुणवत्ता की जो नौकरियां हैं, वो हमारे देश में नहीं क्रिएट हो पा रही हैं। ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो पिछले 2-3 सालों से वैसे ही काफ़ी कम है ना, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकार हो, वो टैक्स रिलीफ दे रही हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स जो हैं वो दे रही हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ में इसका खर्चा आ रहा है। ठीक है, और वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। मतलब इतना सब कुछ देने के बावजूद भी, ठीक है, टैक्स में रिलीफ, जैसे अभी आपको याद होगा कि लास्ट ईयर सरकार ने जो है वो बजट में अनाउंस किया था कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो वो क्यों किया गया? ताकि लोगों के पास कंजम्पशन जो है वो बढ़े। ठीक है, मतलब लोगों के पास जो डिस्पेंसेबल इनकम है वो बढ़े, वो उसका ज़्यादा कंजम्पशन करें। ठीक है, फिर वही डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है, तो वो वैसे ही मतलब ये चीज़ें दे दे के तो पहले ही इकोनॉमी को धक्का मार रहे हैं पीछे से, और उस स्थिति में अगर कंजम्पशन कम कर दिया, ठीक है, फोर्स्ड तरीके से, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पर एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इस सवाल का आप लोग जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि शुड इंडिया बी फोकसिंग ऑन कटिंग कंजम्पशन और बूस्टिंग प्रोडक्शन, कि क्या इंडिया को जो है वो अपना कंजम्पशन जो भोग है वो कम करना चाहिए, या फिर अपना जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्या भारत को खपत या कंजम्पशन कम करने पर ध्यान देना चाहिए या उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ाने पर? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब, ठीक है, और इस सवाल के जवाब से जो फोकस बनता है उसी के ऊपर हमारे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, या जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो ट्रैक है, फ्यूचर ट्रैक है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? आई होप आप बात समझ रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स में आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, बट मुझे लगता है कि मैं आप लोगों तक जो बात पहुंचाना चाहता था, जो मैं आपको कंसेप्ट्स, जो मैं आपको बातें समझाना चाहता था, वो आप लोगों के समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें,
और कोई भी आपकी तरफ से अगर सजेशंस हो तो वो भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी अगले वीडियो में इसी तरीके के इम्पोर्टेंट फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।